हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म अर्थनीति पर। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो अभी चैनल नया नया है, हम भी नए नए हैं, तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस 250 क्वेश्चन की सीरीज में 41वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, यानी भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। जिसमें पहला ऑप्शन है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से रिकवरी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। और आखिरी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य। भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य, तो इसका हम लोग देखिए, ये राजस्व घाटा कब होगा, जबकि भारत को जो क्या है अलग से क्या होता है उधार लेने से पड़े। ठीक है, तो इस हिसाब से हमसे देखा जाए कि ये है गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हम लोग राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो ये आंकड़ा आपका 2021-22 के अनुसार है। ठीक है, लेकिन जो अब आंकड़ा जो नया नया आंकड़ा अभी आंकड़े बदले जाते हैं, तो 21-22 के अनुसार जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर टी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.8%। ठीक है, अभी जबकि 22-23 का 6.4 है। अभी न्यूनतम आंकड़ा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। यानी प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, 2010-11, 12-13, 11-12 या फिर 9-10। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011-12। यानी प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, संशोधित मूल्यवर्धित कर है। संशोधित मूल्यवर्धित कर है, यानी कि जो मूल्यवर्धित कर जो संशोधित किया गया था, जो कि एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उसको कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। यानी बिक्री कर नहीं है, आय कर नहीं है, धन कर नहीं है, यानी कुल मिलाकर के इसको बोलते हैं उत्पाद। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध जो है उत्पाद कर से है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 45वें नंबर पे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो ये भारत में सेवा कर है सन 1994-95, 1996-97, 1998-99, 1991-92।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो भारत में जो है सेवा कर क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिसको चलया समिति, कौन समिति है, चलया समिति द्वारा लाया गया था। ठीक है, और जो कि 1994 ये दिया ना, 1994 वित्तीय अधिनियम, कौन सा, वित्तीय अधिनियम, वित्तीय अधिनियम में लाया था, जो कि तथा 1994 में ये लागू किया गया था। ठीक है, यानी जो सेवा कर है 1994 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें जो कि अब इसको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या है, जो जीएसटी लागू हुआ था तो सब जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में ये क्या है, ये मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है स्तंभ ख, तो इसमें मिलान करना है कि राष्ट्रीय कृषि नीति। अब राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी, तो राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी आपका सन 2000 में। ठीक है, अब आ गया है समुद्री मत्स्य नीति। जो समुद्री मत्स्य नीति थी वो आई थी सन 2004 में। और क्या है इसमें, नवीन विदेशी व्यापार नीति, नवीन विदेशी व्यापार नीति ये आई थी 2014 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब 7वां वित्त आयोग, अब सामने आपके आ गया, एक ही जो ऑप्शन बचा है वो हो जाएगा 1978, यानी कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा 1, फिर तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 2 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसका है, 3 1 4 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मिलान करने वाला दिया है। ठीक है, फिर से मिलान करने के लिए दिया है। तो इसमें है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख मिलाइए। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि पहला क्या है, ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस ये किससे है, देखिए ओपन जनरल से इसको विदेशी व्यापार से, किससे है, ये है विदेशी व्यापार से। ठीक है, और ट्राइसम, ट्राइसम आपको पता है ये नहीं, ओपन जनरल लाइसेंस आपको रोजगार से होगा। एक मिनट, इसमें ओपन जनरल लाइसेंस सही है ये ऑप्शन, ये विदेशी व्यापार से है। और टाइसम क्या है, ये रोजगार से है। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक है आपका मुद्रास्फीति से। और नकदी रिजर्व अनुपात, ये ऋण नियंत्रण सबको पता है बैंकिंग से संबंधित होता है, जो कि इसी से ही आपको बैंक में जो ऋण नियंत्रण करता है। तो इसका ऑप्शन बन गया आपका, ए का हो गया 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन दिया है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी कब समाप्त किया गया,
पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1994, 31 मार्च 1996, 31 मार्च 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1997 में। ठीक है। वैसे ट्रेजरी बिल की जो है एक जो शुरुआत हुई थी भारत में 1995 में हुई थी। ठीक है। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्मित होती थी। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें है भारत में मध्य अर्धशतक यानी मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है यानी मिड 50 यानी मान लें कि जो मध्य के जो 50 साल हैं। ठीक है। जो आपका तो इसका जो है इसमें ऑप्शन दिया है मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। तो इसमें देखिए जो महामूल्य स्लाइडर था ये क्या था कि ये भारी उद्योग को स्थापना करना था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने ही क्या था कि 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी जो पीसी महामूल्य द्वारा किया गया था। यह 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। ठीक है। और मॉडल की में जो सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री, उत्पादिक उद्योग थे, विषय वस्तु थे। ठीक है। और लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र थे और घरेलू उद्योग क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत संविधान अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान मांगे संसद में पेश की जाती हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है भारत जो संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान मांगे संसद में पेश की जाती हैं। तो अब इसमें ऑप्शन दिया है 98, 96, 104, 109 और फिर में से कोई नहीं है। तो इसमें ध्यान देंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। इसमें क्या था कि जो वार्षिक बजट 2022-23 था उसमें कुल कितनी थी, 102 मांगे की गई। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, में से कोई नहीं। तो आते हैं 51वें क्वेश्चन पे, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो सबको पता है भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें दिया है इसमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है नीति आयोग का सचिव, नीति आयोग का सचिव। दूसरा ऑप्शन दिया है योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सचिव, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें सरकार जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रस्तावित कर दिया गया है। ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है इसमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके पास अपनी स्वयं की क्या है, एक गवर्निंग काउंसिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य में वर्तमान संबंध करना वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ई पर जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है या थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। ठीक है, अब इसका नीति का पूरा स्वरूप क्या है, अब इसमें लिखा है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन ट्रेड इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर आपका 54। भारतीय योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होता है। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, योजना आयोग हुआ चाहे नीति आयोग हुआ, सभी आयोगों का जो अध्यक्ष है यह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 पे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जून 2015। तो इसका राइट उत्तर होगा, क्या होगा, इसका राइट उत्तर होगा 1 जनवरी 2015, यानी नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015, किसके, योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दिया, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने वाले गाँवों की सहायता करना। तो देखिए, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य तो मान लीजिए शैक्षिक सुविधा ये भी करना है, जीवन स्तर बेहतर करना है, योजना बनाने गाँव की सहायता करना है। ठीक है, तो इसमें लगभग सभी हैं, तो मान चलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसमें पहला है एकीकृत ग्राम विकास, ग्राम साक्षरता विकास, ग्राम रेलवे, ग्रामीण लोगों को के लिए उन्नत संचार लिंक। ठीक है, तो इसमें देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना काल है जो आपका है 1980 से 85, क्या है 80 से 85 है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें शुरू किया गया था ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या शुरू किया गया था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि आपको 2 अक्टूबर 1980 इसमें किया गया था, यानी महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1980 को। तो आप लोग का ऑप्शन समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास, यानी कि ग्रामीण विकास पर
जोड़ दिया गया। ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया? यानी अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो हम लोग जल्दी चलेंगे कि आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? राजस्थान, जो कि 1977 में राजस्थान शुरू किया गया था। किस सन में? 1977 से। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, जनता सरकार द्वारा, राजीव गांधी द्वारा। अब राष्ट्रीय नियोजन में जो है कौन सा है आपका? रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का जो है आप लोग एक अर्थशास्त्री हैं गुरनर मिडाल। गुरनार मिडाल, गुरनार मिडाल, इन महोदय द्वारा ये अपनी जो पुस्तक है इंडियन इकोनॉमिक इन इज बॉर्डर सेटिंग। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि रोलिंग प्लान को विकसित देश के लिए सुझाव दिया था। ठीक है। और इसको जो है जनता सरकार, जो जनता सरकार है इसके द्वारा शुरू किया गया था सन 1978-80। ठीक है। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें दिया गया है चल योजना के बारे में। ठीक है। चल योजना के बारे में कथनों पर विचार करिए। ठीक है। तो इस पर विचार करना है। इस पहला दिया है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा, एक योजना जो कि 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था के आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन होती रहती है। ठीक है। और चौथा दिया है यह 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। ठीक है। एक सापेक्ष योजना होती है। ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो इसमें देखा जाए तो एक जो चालू वर्ष के लिए होता है। ठीक है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ये सही बात है। ठीक है। कोई भी योजना होता है हर साल बजट लागू होता है, आप लोग देखते ही हैं। एक योजना जो कि 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। कोई भी एक योजना होती है 5 वर्षीय योजना होगी। जैसे कोई भी कार्यक्रम किया गया तो 4-5 वर्षों के लिए लागू होती है। ठीक है। यह अर्थव्यवस्था को आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन होती है, सही बात है। अब जो भी आवश्यकता होती है अर्थव्यवस्था में वो संशोधन किया जाता है। 10 तथा 15-20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना होती है, सही बात है। जो कि कोई बड़ी प्लान में बड़ा सा जैसे कोई बांध बनाना हुआ, जो फिर कोई बहुत मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कोई प्लान लगा तो उसके लिए 10, 15, 20 साल के लिए अपना इकट्ठे लागू कर दिया जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका। भारत में योजना अवकाश की अवधि। ठीक है। एक था रोलिंग प्लान, वो तो देखे थे आप लोग। ठीक है। जो गुरनार मिडाल वाला। अब ये है योजना अवकाश। योजना अवकाश आपका जब युद्ध की स्थिति वगैरह थी तो उसी टाइम ये लागू हुआ था। ठीक है। जो कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसी के लमसम में ये योजनाएं मतलब चली थी, जो कि मार्च 1966 को शुरू हुई थी। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ थी। इसी अवधि के दौरान 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष के लिए कोई भी योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः 1966 से लेकर के 1969 को ही भारतीय योजना आयोग को मतलब क्या बोलते हैं, यही योजना अवकाश चलता है। यानी कि ये हो गया आपका 1966 से 69, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब क्वेश्चन कितना हो गया? 61 हुआ था ना। अब ये है क्वेश्चन नंबर 62। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। देखिए 11वीं या 12वीं दोनों का सब था, ठीक है। तो हम लोग इसमें मानेंगे कि जो कि आपका है, इसमें दिया है निर्धनता उन्मूलन, समाविष्ट आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यक का विकास। तो इसमें आपका राइट उत्तर होगा, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी आपका 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012, ठीक है। और इसका क्या था? व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति, ठीक है। समावेशी, तो समावेशी क्या समृद्धि प्राप्ति करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आ रहा है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें भी मिलान करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब कौन सा सन किस में आया था। अब इसमें हम लोग आते हैं तो इसमें है भारतीय आयात निर्यात बैंक, यानी कि एग्जिम बैंक, ठीक है, जो कि 1981 के आसपास था। तो जो कि लागू कब हुआ था, जो कि हमको लगता है 1982 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। और भारतीय औद्योगिक विकास, इसका गठन हुआ था 1964। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। तो ये आपका लागू हुआ था 1955। अब बचा डी, तो सीधे सीधे मार दीजिए, हो गया। यानी ये सब इम्पॉर्टेंट लिखे, सन वाले क्वेश्चन भी याद करने होंगे, ठीक है। तो अगर एक भी ऑप्शन इसमें याद हो जाता है तो हो जाता है, यानी कि हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1, डी का हो गया 4, यानी 3 2 1 4। तो जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, यानी इसमें से है ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए जो कि सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, सबको पता है। तो इससे अकॉर्डिंग, क्योंकि यही भी प्रभुत्व में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 65 नंबर क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कौन सी एक औसत वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो उसमें क्या रखा गया, 3% रखा गया कि 3.5 रखा गया कि 4 रखा गया कि 4.5 रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4%। तो इसमें क्या हुआ था कि 2012 में ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। इसमें आई 2012 में, 2012 से 17 तक चली ये योजना, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो पूरा जो था
इसमें विकास की दर का लक्ष्य 8.2% तय किया गया था। जो पूर्ण विकास का लक्ष्य का दर तय किया गया था 8.2%। और जो कृषि के लिए तय किया गया था जो संबंध से उसमें 4% था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी एवं गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसमें बताना है कि उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यह शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। यानी कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा सी यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट उत्तर। ठीक है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संकलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सुधार में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। पहला है CRR और SLR को कम करना, यानी वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना है। तो क्या है, CRR और SLR को क्या करना है, कम करना। बीमा क्षेत्र एवं निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन या उपयुक्त में सभी। तो देखिए, अब वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या है कि ये भी सही बात है, क्योंकि अब CRR SLR कम होगा तो बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, जिससे वो बातें करेंगे और क्या करेंगे कि मतलब धन का प्रवाह अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। ठीक है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, अब बीमा क्षेत्र में और कंपनियां आएंगी तो फिर लोगों को सुरक्षा मिलेगी, और उसके बाद जो ब्याज दर में सुधार किया जाएगा। तो यानी कि क्या है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो इसमें है पहला ऑप्शन अशोक कुमार, दूसरा है सुदीप्तो मुंडले, तीसरा है रमेश चंद्र, चौथा है अजय नारायण। तो इसमें है, देखिए ये था जो 15वें वित्त आयोग था, ये जो कि 2017 में हुआ। ठीक है, 2017, जिसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। कौन था? NK सिंह थे। ठीक है, और इसमें क्या 4 सदस्य थे। 4 सदस्य कौन थे? एक थे अजय नारायण थे, ठीक है, और डॉक्टर अशोक कुमार लिहाड़ी भी थे, और उसके बाद डॉक्टर अनूप सिंह थे।
कौन थे? एक डॉक्टर अनूप दे, ठीक है। और उसके बाद एक थे प्रोफेसर रमेश चंद्र। कौन थे? प्रोफेसर रमेश चंद्र। तो अब कौन बचा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी सुदीप्तो मुंडेल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी आती है तो क्या इससे क्या होगा? साक्ष्य सृजन वृद्धि होगी, कमी होगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखिए, अगर किसी क्या है, अगर नगद कोष अनुपात जो कि रिजर्व रखा जाता है अगर उसमें कमी होगा तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा, ठीक है। और जो वाणिज्य बैंक है उनके पास पैसा अधिक हो जाएगा। जब पैसा अधिक हो जाएगा तो साक्ष्य सृजन और तेज़ी से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 पे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956, 1944, 1950, 1947। तो इसका उत्तर है 1956 में हुई थी, ठीक है। ये हुआ था 19 जून 1956, ठीक है। को मतलब संसद में पारित किया गया था, जो कि LIC एक्ट 1956 हुआ था, जो कि 1 सितंबर क्या हुआ था? 1 सितंबर 1956 को पारित हुआ था LIC एक्ट 1956, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 71 नंबर। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? देखिए, जो मुद्रा जितनी जल्दी से अपना भज जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट मनी। हार्ट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 72 क्वेश्चन। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। जो RN मल्होत्रा कमेटी है वो किससे संबंधित है? वो बीमा से संबंधित है कि कर सुधार से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से? तो RN मल्होत्रा कमेटी जो है वो संबंधित है बीमा क्षेत्र से। किस संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। जो कि इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो कि 1994 में, ठीक है, 1994 में इन्होंने बैंकिंग से संबंधित एक बीमा से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, जो कि IRDA, ठीक है, IRDA अधिनियम पारित किया इसके अनुसार। इसको हम लोग पढ़ेंगे। IRDA अधिनियम 1999 पारित हुआ था, ठीक है। तो चलिए भी नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो सरकारी आयोग और श्री रंगराजन समिति और इधर भी दिया है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मिलान ही देख लेते हैं। तो सरकारी आयोग का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। श्री रंगराजन समिति है गरीबी माप कार्यप्रणाली समीक्षा हेतु है। पारक समिति है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से है। नरसिम्हन समिति बैंक सुधार से है, ठीक है। ये समितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बैंक दर
बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार लेता है। ठीक है, उनके जो ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार लेता है। तो और उसके बाद दूसरा है रेपो दर, वह ब्याज दर है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन उधार लेता है। ठीक है, क्या भाई ये कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो आरबीआई एक्ट सुना है आपने? आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय बैंक से जिस ब्याज दर पर वो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करता है वो बैंक दर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद उसे बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वही दूसरी ओर रेपो रेट, रेपो रेट आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसमें क्या है? तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे अल्पकालीन रहेगा, वहाँ पे दीर्घकालीन रहेगा। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर रेपो रेट जो है आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसमें क्या है? रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक को अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन उधार लेता है। इसमें लिखा है बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर जो भारतीय रिजर्व बैंक को अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन पर उधार लेता है। तो ये तो पहले ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक दर तो वह दर होता है जो कि जो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक द्वारा जो उधार लेता है। ठीक है, तो बैंक दर क्या है जो कि ये तो उधार लेगा ना, वो दीर्घकालीन लेता है। यहाँ पे अल्पकालीन लिखा है, तो ऐसे ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। 74, 1 रुपये पर नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 75 नंबर क्वेश्चन है। अब भाई 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होगा? वित्त मंत्रालय के सचिव का या गवर्नर का कि वित्त मंत्री का, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, तो जो सिग्नेचर होता है किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, तो अभी हम लोग थोड़ा तेज करेंगे। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इसमें योजनाएं हैं। ठीक है, पहला है ईएएस, ट्राइसेम, जीआरवाई और आरएलईजीपी। इस योजनाओं का कालक्रम के अनुसार लगाना है कि इसमें कौन योजना पहले आई। तो इसमें है आपका जो ट्राइसेम आपका आया था 1979 में। कब आया था? 1979। ठीक है, और उसके बाद आया था आरएलजीपी जो है वो आया था 1983 में। ये आया था 1900 ये आया था 1983 में। ठीक है, अब उसके बाद आया था आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
यानी NREP, ठीक है। तो लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, यही है, इसमें विलय कर दिया गया था, जो कि JRY जवाहर रोजगार योजना में, जो कि 1989 में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना हो गया 1989, ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट में रोजगार आश्वासन योजना, जो कि सबको रोजगार का आश्वासन मिल रहा है, सबको पता है कहाँ से रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 अक्टूबर 1993, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993। तो आपका राइट उत्तर सही हो जाएगा आपका, ये हो गया ट्राइसेम, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो गया, 2 इधर भी सही, 2 इधर भी सही है। फिर उसके बाद हो गया 1983, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ भी सही है, 4 यहाँ भी सही है, ठीक है। फिर हो गया RLEGP, यानी कि 1900, यानी कि ये हो गया। उसके बाद 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट उत्तर, ठीक है। अब आते हैं PM कुसुम योजना का उद्देश्य। अब भाई PM कुसुम योजना क्या उद्देश्य है, ठीक है। सिंचाई करने वालों किसानों को मानसून में निर्भरता कम करना, क्या ऋण के लिए किसानों की साहूकार पर निर्भरता कम करना, भारत में फूलों खेती संवर्धन, और इसके बाद दिया है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना तथा कंपनसेट सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो जो PM कुसुम योजना है, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर D इज द राइट उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण कौन सा अंश नहीं है, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, या ग्रामीण टेलीफोन। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। तो भाई इसमें तो सभी शामिल होना चाहिए। वैसे भारत में जो है आपका, जो 2005 में प्रारंभ किया था इसको, ठीक है। ये क्या है, 2005 में प्रारंभ किया गया था, और जिसमें क्या था कि जिसका जो मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई, आवासों का निर्माण करना था। इसके ग्रामीण सिंचाई के लिए कार्यक्रम शामिल की गई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस योजना का जो कृषि आधारित उद्योग इसमें नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो अब आते हैं 79, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, यानी भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना इसमें है दूरसंचार क्षेत्र हो गया, रेलवे हो गया, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बंदरगाह क्षेत्र हो गया। तो भारतमाला में देखिए सड़क नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट उत्तर, ठीक है। अब आते हैं आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में, ठीक है। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 55 है, 65 है, 45 है, 35 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी 55, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं।
योजना आयोग ने लकड़वाला फार्मूला पर वर्ष 1993 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 प्राकलित किया था। वर्ष 2004-05 में बिहार में गरीबी रेखा का प्रतिशत 41.4 है। वहीं सुरेश तेंदुलकर फार्मूले पर 2004-05 में 54.4% गरीबी तथा वर्ष 2011-12 में 33.7% है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी शुरुआत है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह 40 क्वेश्चन करते करते हम लोग अपने 250 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। तो आप लोग सहयोग बनाए रखिए, आगे से हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए अपने अर्थनीति पर। निश्चिंत ही हम लोग एक बार सफल होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।